ये क्या हो रहा है? हीटर क्यों बंद हो गया? जिंग क्विंग अपनी नई खरीदी हुई कश्मीरी रजाई ओढ़े हुए थी, फिर भी वो ठंड से कांप रही थी। अभी अभी पूरे सोसाइटी का हीटिंग सिस्टम पाइप फटने की वजह से ठप हो गया था। कमरे का टेम्परेचर -5 डिग्री तक गिर चुका था। हालांकि ये अभी जानलेवा नहीं था, लेकिन लाड़ प्यार में पली बढ़ी जिंग क्विंग के लिए ये किसी नर्क से कम नहीं था। सीनियर, जल्दी कुछ सोचो, हम ठंड से मर जाएंगे। उसने अपने बगल में बैठे चेंगशू को धक्का दिया। चेंगशू की भी ठंड से हालत खराब थी। वो पागलों की तरह सारे कपड़े अपने ऊपर लाद रहा था। चुप रहो, मेरी भी हालत खराब है। ये मनहूस मौसम अचानक कैसे बदल गया? जल्दी ढूंढो, क्या कोई हीट पैच बचा है? सारे हीट पैचेस उस बक्से में हैं। जिंग क्विंग ने कोने की तरफ इशारा किया। दोनों ने पागलों की तरह ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें सिर्फ 10 से भी कम हीट पैचेस मिले। ये रात काटने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थे। हाँ, तुम्हारा भाई तो अमीर है ना, वो पक्का किसी बड़े होटल में होगा या उसने कोई हीटिंग इक्विपमेंट खरीदा होगा। जल्दी उसे कॉल करो। जिंग क्विंग को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और मेरा नंबर डायल किया। सॉरी, द नंबर यू आर डायलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ। शिट। जिंग किंग ने गुस्से में फोन सोफे पर पटक दिया। इस कमीने की आज फोन बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चेंगशू की आंखें चमकी। मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे भाई को साउथ सिटी होलसेल मार्केट में देखा था। मैं काफी दूर था, लेकिन मैंने उसे बार बार ये कहते सुना कि पश्चिमी छोर पर एक फैक्ट्री है। वहां सच में एक वीरान फैक्ट्री है। ऐसे मौसम में वो पक्का वहीं छिपा होगा। हम उसे ढूंढने चलते हैं। बाहर इतनी भयानक बर्फबारी हो रही है। जिंग किंग ने खिड़की के बाहर उस डरावने तूफान को देखा और पीछे हट गई। अगर हम नहीं गए तो मर जाएंगे। ये बर्फबारी इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली। कुछ और घंटों में घर के पानी के पाइप भी फट जाएंगे। हमारे पास गाड़ी है और उसमें एसी है। एक बार तुम्हारा भाई मिल जाए, फिर तुम्हारे सिस्टम और मेरे दिमाग के सामने उसकी क्या औकात। तब उसकी सारी सप्लाईज हमारी हो जाएंगी। उनके लालच ने उनके डर को हरा दिया। दोनों ने अपने ऊपर सारे कपड़े लाद लिए और किसी तरह लड़खड़ाते हुए नीचे जाकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट हुई और जैसे ही अंदर गर्म हवा आई, दोनों ने राहत की सांस ली। चलो पश्चिमी इलाके की तरफ चलते हैं। जिंग किंग की आंखों में एक बेरहमी भरी चमक आ गई। एक बार मुझे जिंग बुफान मिल जाए तो मैं उसे बर्फ में घुटनों के बल बिठाऊंगी और उससे माफी मंगवाऊंगी, ताकि मैं उसकी पहले वाली बदतमीजी के लिए उसे माफ कर सकूं। और उधर पश्चिमी इलाके में मैं अपने मॉनिटरिंग स्क्रीन के एक कोने को घूर रहा था। वहां कुछ आवारा कुत्ते एक दूसरे से चिपककर ठंड से कांप रहे थे। अचानक उनमें से एक कुत्ते का शरीर जोर जोर से झटके खाने लगा। उसकी आंखें पल भर में खून की तरह लाल हो गईं और एक खौफनाक गैर इंसानी चीख उस वीरान जगह पर गूंज उठी। उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कुत्ते ने अपने ही साथी पर हमला कर दिया। बर्फ पर खून के फवारे छूट पड़े, जो तुरंत लाल बर्फ के टुकड़ों में जम गए। ये कोई आम वायरस नहीं था, ये एक्सट्रीम कोल्ड ज़ॉम्बी वायरस था। इन्हें ठंड से डर नहीं लगता, बल्कि जितनी ज्यादा ठंड होती है, ये उतने ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे तो आखिरकार ये शुरू हो ही गया। मैं अपनी जगह से उठा, कंट्रोल पैनल के पास गया और वो लाल बटन दबा दिया। लेवल 1 कॉम्बैट डिफेंस मोड एक्टिवेटेड। फैक्ट्री के बाहर मौजूद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के हाई वोल्टेज ग्रिड में बिजली दौड़ गई। उस तूफानी बर्फबारी में नीली बिजलियां कड़कने लगीं। मैंने अपने रेड वाइन का ग्लास उठाया, स्क्रीन पर दिख रहे उस बर्फीले तूफान की तरफ इशारा किया और कहा, नरक में तुम्हारा स्वागत है मेरे मेहमानों। पश्चिमी इलाके का बर्फीला तूफान अब एक सफेद तबाही में बदल चुका था। सामने 5 मीटर तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक सफेद BMW X5 किसी पियक्कड़ की तरह उस सड़क पर रेंग रही थी, जहां पहले से ही आधा मीटर बर्फ जम चुकी थी। हम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? तुमने तो कहा था सिर्फ 20 किलोमीटर है। जिंग किंग पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उसने अपने ऊपर 2 भारी रजाइयां डाली हुई थी, फिर भी ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। चुप रहो। स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए चैनशू के हाथ सुन्न हो चुके थे। उन पर नीले और बैंगनी रंग के फ्रॉस्ट बाइट्स हो गए थे। नेविगेशन दिखा रहा है कि वो बस आगे ही है। लानत है, इस रास्ते पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। गाड़ी जोर से नीचे धसी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। गाड़ी का निचला हिस्सा सड़क के बीच पड़ी एक बड़ी बर्फ की चट्टान में फंस गया था। गाड़ी खराब हो गई। चेंशू ने मायूसी में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ उस बर्फ जैसे ठंडे लेदर कवर से टकराया और वो दर्द से तड़प उठा। क्या? जिंग किंग चीख पड़ी। क्या तुम मुझे यहां मारना चाहते हो चेंशू? तुम एकदम नकारा हो। बकवास बंद करो। अगर हिम्मत है तो खुद आकर चला लो। चेंशू का भी जिंदा रहने का डर उसके प्यार के नाटक पर हावी हो गया। बाहर निकलो। वो सामने जो काला सा साया दिख रहा है, वो शायद वही फैक्ट्री है। पैदल चलते हैं। उन दोनों के पास अब कोई चारा नहीं था। गाड़ी में रहने का मतलब था ठंड से जमकर मर जाना। उन्होंने अपनी रजाइयां कसकर लपेटी और 2 बेवकूफ पेंगुइन की तरह लड़खड़ाते हुए उस बर्फीले तूफान में उतर गए। जिंग चिंग को लग रहा था जैसे उसके फेफड़े ठंड से फट जाएंगे। हर एक सांस मौत जैसी लग रही थी। सिर्फ 500 मीटर का रास्ता, जो आम दिनों में कुछ मिनटों का होता था, उसे पार करने में उन्हें पूरे आधे घंटे लग गए। जब वो लोहे के राक्षस जैसी फैक्ट्री उनके सामने आई, तो वो दोनों लगभग घुटनों के बल रेंगते हुए मेन गेट तक पहुंचे। लेकिन सामने का नजारा देखकर वो सुन्न रह गए। ये कोई वीरान फैक्ट्री कहां से है? ये तो साफ साफ एक स्टील बंकर था। पुरानी लाल ईंटों की दीवारों को पूरी तरह से सिल्वर ग्रे धातु की मोटी चादरों से ढक दिया गया था। जिंग चिंग दौड़कर उस विशाल स्टील गेट के पास गई और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। जिंग बुफान, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। भाई, मैं किंग चिंग हूं। मैं ठंड से मर रही हूं। जल्दी दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। जिंग बुफान, मैं चेंशू हूं। हम तुम्हारे अपने हैं। तुम हमें ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? दोनों पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज उस तूफान में तुरंत गायब हो गई। अंदर मैं एक बड़े से लेदर सोफा पर बैठा था और मेरे सामने एक पूरी दीवार मॉनिटरिंग स्क्रीन से भरी थी। स्क्रीन पर 2 धुंधले लाल थर्मल इमेजिंग साए दरवाजे से चिपके हुए थे, बिल्कुल 2 लाचार मक्खियों की तरह। मेरे हाथ में लफाइट वाइन का एक गिलास था, जिसे मैं हल्के हल्के हिला रहा था। पास ही रखे एक छोटे तांबे के बर्तन में लाल तेल उबल रहा था, जिसमें से पागल कर देने वाली मसालेदार खुशबू आ रही थी। मैंने कहा, सिस्टम, बाहर का स्पीकर ऑन करो। बाहर के स्पीकर से बिजली की एक हल्की सी आवाज आई, जिससे वो दोनों चौंक गए। और फिर उस तूफान में एक सुस्त, शांत और हल्की मुस्कान से भरी आवाज गूंजी। कौन है?
आधी रात को दूसरों को परेशान करना जुर्म है क्या, तुम्हें नहीं पता? ये आवाज सुनते ही जिंगचिंग की आंखों से आंसू छलक पड़े। भाई मैं हूं तुम्हारी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है, हम मरने वाले हैं। मेरी बहन? मेरी आवाज बहुत शांत थी और फिर चबाने की आवाज के साथ मैंने कहा, यार ये डक इंटेस्टाइन का सूप थोड़ा ज्यादा पक गया है। हाँ तो तुमने क्या कहा, तुम कौन हो? बाहर खड़ी जिंगचिंग की जैसे सांस ही रुक गई। मैं बाहर एक कुत्ते की तरह ठंड से मर रही हूं और तुम अंदर हॉट पॉट खा रहे हो, वो भी डक इंटेस्टाइन के साथ। उस मनहूस खाने की कल्पना भर से ही उसके मुंह में पानी आ गया और उसके पेट ने जोर से आवाज की, जिंग बुफान, पागल बनने का नाटक मत करो, मुझे पता है तुम सुन सकते हो। मैं जिंगचिंग हूं, तुम्हारी इकलौती सगी बहन। तुम जल्दी दरवाजा खोलो, एक बार मैं अंदर आ जाऊं फिर मैं तुम्हें पहले की सारी बातें समझाऊंगी। वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक गलतफहमी। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे, माइक्रोफोन उठाया और स्क्रीन पर दिख रहे उस डरे हुए चेहरे को देखकर मेरी नजरें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। तुमने मुझे दफा होने को कहा, क्या वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? या फिर तुम्हारा ये कहना कि तुम मुझे अपने सामने कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती हो, क्या वो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी? वो तो मैंने बस गुस्से में कह दिया था। जिंगचिंग घबरा गई। भाई तुम एक आदमी हो, तुम इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से कैसे लगा सकते हो? पहले मैंने गलती की, मैं गलत थी, अब मैं तुमसे माफी मांग रही हूं ना। सॉरी, आई एम सॉरी, अब ठीक है, जल्दी दरवाजा खोलो। ये माफी कहां से थी? ये तो साफ साफ एक हुक्म था। उसे लगता था कि अगर वो सिर झुकाकर ये 3 शब्द कह देगी तो मुझे उसे माफ करना ही पड़ेगा। पिछले 20 सालों का यही तो नियम था, लेकिन अफसोस अब नियम बदल चुके थे। अगर सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता तो पुलिस किस काम की? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब तुम में इतनी ही अकड़ है तो अपनी उस सबसे ताकतवर एबिलिटी का इस्तेमाल करके अंदर आओ ना। तुम्हारे पास क्लियर सिस्टम है ना, ये दरवाजा तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है तो इसे क्लियर कर दो। ये बात एक बिजली की तरह जिंगचिंग के दिमाग पर गिरी। हाँ मेरे पास तो सिस्टम है। वो ठंड से इतनी पागल हो चुकी थी कि वो अपना सिस्टम ही भूल गई थी। ठीक है, तुम दरवाजा नहीं खोलते तो मैं खुद खोल लूंगी, फिर बाद में मेरे सामने गिड़गिड़ाना मत। जिंगचिंग की आंखों में एक बेरहमी छा गई। उसने एक लंबी सांस ली और अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों को उस मोटे दरवाजे पर जोर से रख दिया। उसके शरीर की एनर्जी बाहर निकली और उसके हाथों से एक लाल रोशनी फूटकर दरवाजे पर जोर से टकराई। क्लियर। लेकिन जैसा उसने सोचा था कि दरवाजा गायब हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वो लाल रोशनी एक ना दिखने वाली दीवार से टकराकर तुरंत वापस लौट आई। उस झटके से जिंगचिंग के हाथ सुन्न हो गए और वो पीछे बर्फ पर जा गिरी। सिस्टम वार्निंग, टारगेट ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इसे हाई लेवल एनर्जी स्पेस एंकर से मजबूत किया गया है। होस्ट का करंट लेवल 1, इसे क्लियर नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती क्लियर करने पर आपकी लाइफ फोर्स खर्च होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सका। जिंगचिंग ने उस दरवाजे को हैरानी से देखा जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। मेरा सिस्टम सबसे ताकतवर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एक दरवाजा तक ना खोल पाए? स्पीकर से मेरी बेदर्दी भरी हंसी गूंजी। मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस दरवाजे को बनाने में मैंने 5 मिलियन का एरोस्पेस ग्रेड एलॉय इस्तेमाल किया है और ऐसा लगता है कि मेरा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम का पक्का इलाज है। तुम्हारा क्लियर सिस्टम मेरे होट सिस्टम को क्लियर नहीं कर सकता। अब यहां से दफा हो जाओ, मेरे दरवाजे की बर्फ गंदी मत करो। स्पीकर बंद हो गया। फिर अचानक दरवाजे के ऊपर लगे सर्च लाइट्स चालू हो गए और 2 बहुत तेज रोशनी सीधे उन दोनों के चेहरों पर पड़ी, जिससे उनकी आंखें चुंधिया गईं। जिंगचिंग बर्फ पर बैठी हुई थी, अपनी हड्डियों को चीर देने वाली उस ठंड को महसूस करते हुए और उस दरवाजे को देखते हुए जो कभी नहीं खुलने वाला था। उसने पहली बार जाना कि असली खौफ और बेबसी क्या होती है। आधा घंटा बीत गया। जिंगचिंग और चेंशु वहां से नहीं गए क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। वो बस फैक्ट्री के दरवाजे के पास एक छोटी सी खाली जगह में सिकुड़ कर बैठ गए। क्या करें, मुझे मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। जिंगचिंग के होंठ गहरे बैंगनी हो चुके थे और उसकी पलकों पर बर्फ की बूंदें जम गई थी। चेंशु की हालत तो और भी खराब थी। उसने अपने पहले से ही कम कपड़ों में से एक जैकेट जिंगचिंग को दे दिया था। अब उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। मत सो जाना, अगर सो गए तो कभी नहीं उठ पाओगे। उसी वक्त उनके सिर के ऊपर से एक इतनी मजबूत खुशबू आई जो किसी की भी रूह खींच ले। उन दोनों ने बहुत मुश्किल से अपना सिर उठाया। खाना है? मैं सेकंड फ्लोर की बालकनी पर खड़ा था और मेरे हाथ में वो हॉट पॉट का कटोरा था। जिंग बुफान, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे एक बाइट दे दो, बस एक घूंट गरम सूप। चेंशु आखिरकार टूट गया। वो बर्फ पर घुटनों के बल बैठ गया और पागलों की तरह ऊपर की तरफ अपना सिर पटकने लगा। मैंने तुम्हें पहले बास्केटबॉल खेलना भी सिखाया था। हमारे उस पुराने रिश्ते के खातिर मुझे बचा लो। पुराना रिश्ता? मैं हंसा और मैंने चॉपस्टिक से एक बढ़िया पका हुआ बीफ का टुकड़ा उठाया। जब तुम दोनों ने मुझे बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था, तब क्या तुमने उस पुराने रिश्ते के बारे में सोचा था? मैंने अपना हाथ खोला और वो गरम गरम बीफ का टुकड़ा जिससे लाल तेल टपक रहा था उन दोनों के सामने नीचे आ गिरा। उस गंदी बर्फ के ढेर में चेंशु लगभग बिना सोचे समझे उसे छीनने के लिए झपटा, लेकिन जिंगचिंग उससे भी तेज थी। उसने वो गंदी बर्फ से सना हुआ मांस का टुकड़ा उठाया और सीधा अपने मुंह में ठूस लिया। उसने उसे चबाया तक नहीं, सीधा निगल लिया। उस पल भर की गर्मी ने उसके गले से एक सुकून भरी आवाज निकाल दी, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। जिंगचिंग ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। जब पेट भर गया है तो अब यहां से दफा हो जाओ। मेरे सिक्योरिटी सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि कुछ छोटे बच्चे अभी की खुशबू से खिंचे चले आ रहे हैं। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, दूर बर्फीले तूफान में अचानक कुछ हरी आंखें चमकने लगी। हवा के साथ एक भारी गुर्राहट की आवाज आई। वो कुछ म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कुत्ते थे। भागो! चेंशु ने सबसे तेज रिएक्ट किया। उसने जिंगचिंग को पकड़ा और भागने लगा, लेकिन जमीन पूरी तरह बर्फ से ढकी थी। दोनों के पैर फिसले और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता उन पर झपटा और उसने अपना खूनी मुंह सीधा चेंशु की जांघ पर गाड़ दिया। बचाओ जिंग बुफान, बचाओ! चेंशु किसी सुअर की तरह चीखने लगा। वो उस कुत्ते को पागलों की तरह लाते मार रहा था, लेकिन उसे तो दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था।
मौत सामने देखकर चेंशू की आंखों में एक दरिंदगी आ गई। उसने तुरंत अपने बगल में पड़ी जिंकिंग को पकड़ा और उसे पूरी ताकत से कुत्ते के मुंह की तरफ धकेल दिया और खुद उसी झटके से दूसरी तरफ लुढ़क गया। सीनियर, तुम ये क्या कर रहे हो? जिंकिंग दहशत में चीख पड़ी। वो देख रही थी कि वो बदबूदार बड़ा सा मुंह बस उसकी गर्दन काटने ही वाला है। मौत और जिंदगी के उस एक पल में जिंदा रहने की चाहत ने डर को हरा दिया। जिंकिंग ने अपनी तरफ आते हुए उस कुत्ते के सिर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो लाल आइकन पागलों की तरह चमकने लगा और वो मन ही मन चिल्लाई, गायब हो जा, क्लियर। उस विशाल मैस्टिफ कुत्ते का सिर जिंकिंग की नाक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आकर पूरी तरह मिट गया। बस उस कुत्ते का आधा बिना सिर वाला शरीर जिंकिंग के ऊपर जोर से गिरा, जिससे वो खून की उल्टी करते करते बची। होस्ट किल्ड, लेवल 1 म्यूटेटेड क्रीचर, गेन्ड 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, स्टैमिना ओवरड्राफ्ट वार्निंग। जिंकिंग को लगा जैसे उसकी सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश हो गई, लेकिन वो जिंदा बच गई। ये नाटक थोड़ा मजेदार था। मैंने अपने हाथ से बाइनोक्यूलर्स नीचे रखे। मेरी आंखों में एक मजाकिया चमक थी। जब तुम लोग जाना ही नहीं चाहते तो चलो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं। मेरी आवाज फिर से गूंजी, किसी शैतान के बहकावे की तरह। यहां से ईस्ट की तरफ 200 मीटर जाओ, वहां एक गार्ड हाउस है। वो पहले यहां के सिक्योरिटी गार्ड का कमरा हुआ करता था। हालांकि उसके शीशे टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी छुपने की जगह है। आज रात जिंदा बचने का वही तुम्हारा इकलौता मौका है। इतना कहकर खिड़की पूरी तरह से बंद हो गई। पीछे रह गए अंधेरे में कांपते हुए वो 2 लोग और उनके चारों तरफ बढ़ती हुई वो हरी आंखें। गार्ड हाउस की तरफ चलो। जिंकिंग ने अपने ऊपर से कुत्ते की लाश को हटाया और लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। उसने चेंशू की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उस धक्के को वो हमेशा याद रखने वाली थी। ज़ॉम्बी कुत्तों के झुंड से घिरने से बस 1 सेकंड पहले वो दोनों रेंगते गिरते पड़ते उस टूटे फूटे गार्ड हाउस की तरफ भागे। गार्ड हाउस बहुत छोटा था और चारों तरफ से हवा आ रही थी। दोनों ने किसी तरह टूटी फूटी लकड़ियों और पुराने अखबारों से खिड़कियों को बंद किया और धूल भरी जमीन पर गिरकर जोर जोर से सांसें लेने लगे। किंग, तुम ठीक तो हो? चेंशू ने आगे बढ़कर जिंकिंग का हाथ पकड़ना चाहा। उसके चेहरे पर एक झूठी मक्खन लगाने वाली मुस्कान थी। अभी मैं उस कुत्ते को धक्का दे रहा था, तुम्हें नहीं, गलत मत समझना। दूर हटो। जिंकिंग ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद उस मासूम लड़की का नकाब हमेशा के लिए टूट चुका था और अब उसका मतलबी और खूंखार असली चेहरा सामने आ गया था। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो चेंशू। पहले मैंने तुम्हें इसलिए पाल कर रखा था क्योंकि तुम हैंडसम और पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन अब तुम सिर्फ एक कूड़े हो। जिंकिंग दीवार के सहारे बैठ गई और अपनी ताकत वापस पाने के लिए आंखें बंद कर ली। अब से अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर भी उस कुत्ते की तरह उड़ा दूंगी। चेंशू का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों में नफरत की चमक आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। उसे पता था कि अब जिंकिंग के पास वो खौफनाक क्लियर सिस्टम है। उसे मारना जिंकिंग के लिए चुटकी का काम था। वो सिर्फ बर्दाश्त कर सकता था। और उधर 200 मीटर दूर सेफ हाउस के बेसमेंट में मैं कांस्टेंट टेम्परेचर वाले मसाज बाथटब में लेटा हुआ था और मेरे हाथ में एक टैबलेट था। हालांकि पब्लिक इंटरनेट बंद हो चुका था, लेकिन मेरे लगाए हुए मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट रिसीवर में अभी भी पूरी दुनिया के सिग्नल्स आ रहे थे। स्क्रीन पर दुनिया भर की न्यूज स्क्रॉल हो रही थी। चाइना, रीजन इमरजेंसी नोटिस। सरकार ने हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट कर दिया है। सभी ऑफिशियल शेल्टर खोल दिए गए हैं। सभी बचे हुए लोग अपने नजदीकी शेल्टर में जाएं। इस शहर के शेल्टर की लोकेशन है ईस्ट सिटी स्पोर्ट्स सेंटर, शेल्टर नंबर 7। मैंने इस लोकेशन को देखा। पिछली जिंदगी में यह सच में शुरुआत का सबसे बड़ा ऑफिशियल बेस था, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के होने की वजह से सप्लाईज बहुत तेजी से खत्म हुई और खराब मैनेजमेंट की वजह से 1 महीने के अंदर ही वहां वो मशहूर फूड राइट हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ऐसा लगता है कि इतिहास बदला नहीं है। मैंने न्यूज बंद की और सिस्टम इंटरफेस खोला। करंट टोटल होल्ड वॉल्यूम 32,000 टन। सिस्टम लेवल 1, एक्सपीरियंस पॉइंट 0%, लेवल अप रिक्वायरमेंट 10 लेवल 1 ज़ॉम्बी कोर्स कलेक्ट करें। कोर्स? पिछली जिंदगी में लोगों को एपोकलिप्स के तीसरे महीने तक पता ही नहीं चला था कि ज़ॉम्बी के दिमाग में मौजूद इन कोर्स से एबिलिटीज को लेवल अप किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये बात अभी पता है। वो बेवकूफ जिंक्विंग अभी बस अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते को मारकर भाग गई, लेकिन सबसे कीमती लूट वो वहीं बर्फ में छोड़ गई। वो मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, मैं उन्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैंने एक हल्की नैनो थर्मल कॉम्बैट सूट पहनी, अपनी टैक्टिकल कुल्हाड़ी उठाई और मैंने बाहर टहलने जाने का फैसला किया, इस बर्फीले तूफान की पहली रात में अपनी पहली कमाई लूटने के लिए और साथ ही ये देखने के लिए कि वो 2 पहरेदार कुत्ते ठंड से मरे या नहीं। मैंने पूरी तरह से पैक नैनो हीटिंग कॉम्बैट सूट पहन रखी थी और मैं पश्चिमी इलाके के बंजर मैदान में चल रहा था। आगे 50 मीटर की दूरी पर वो ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड गार्ड हाउस के चक्कर काट रहा था। कुल 7 कुत्ते थे। मैंने अपनी सांसें कंट्रोल की और बर्फ के ढेर के पीछे से तेजी से बाहर निकला। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता अभी भी गार्ड हाउस पर गुर्रा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया और मेरी कुल्हाड़ी उस तक पहुंच गई। एक भारी आवाज के साथ मेरी टैक्टिकल कुल्हाड़ी ने उसके सख्त सिर को फाड़ दिया। किल्ड, लेवल 1 ज़ॉम्बी डॉग, एक्सपीरियंस +10। इस आवाज ने तुरंत बाकी 6 खूंखार कुत्तों को चौंका दिया। सबसे बड़ा ज़ॉम्बी मैस्टिफ, जो उनका लीडर था, उसने झटके से अपना सिर मोड़ा। खौफनाक रोशनी से चमकती उसकी आंखों ने मुझे घूर कर देखा। उसने अपने पिछले पैरों से धक्का दिया और उसका भारी भरकम शरीर किसी टैंक की तरह मेरी तरफ टकराने के लिए दौड़ा। जब वो मुझसे सिर्फ आधा मीटर दूर था, मैंने अपना बायां हाथ उस मैस्टिफ के पैरों के नीचे की जमीन की तरफ किया। स्टोर। उसी पल उस कुत्ते के नीचे की 2 मीटर चौड़ी बर्फ और जमीन पलक झपकते ही गायब हो गई। उस मैस्टिफ के नीचे की जमीन खिसक गई और वो सीधा उस गड्ढे में जा गिरा। अगर तुम्हें बर्फ पसंद है तो ये लो मौत। मैं तुरंत उसके पीछे उस गहरे गड्ढे में कूद गया। मेरे हाथों में मौजूद टैक्टिकल कुल्हाड़ी हवा में लहर की तरह घूमी। कुल्हाड़ी का ब्लेड सीधे उस मैस्टिफ की कमजोर गर्दन पर जा लगा और एक खौफनाक कुत्ते का सिर काटकर जमीन पर गिर गया। किल्ड, लेवल 1 ज़ॉम्बी डॉग, एक्सपीरियंस +10। ये बाहर आ गया। मेरे दिल में एक खुशी दौड़ गई। मैंने नीचे बैठकर अपनी घिन को दबाते हुए उस मैस्टिफ के सिर के अंदर हाथ डाला। जल्द ही मैंने एक नाखून के आकार का क्रिस्टल बाहर निकाला जिसमें से एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। यही है इस एपोकलिप्स की सबसे कीमती करेंसी। कोर्स ज़ॉम्बी की ताकत का सोर्स है और इंसानों के एवोल्यूशन की चाबी भी।
गड्ढे के ऊपर बचे हुए 5 ज़ॉम्बी कुत्ते अभी भी जोर जोर से भौंक रहे थे, लेकिन वो गड्ढे के डर से नीचे नहीं आ रहे थे। मैंने अपना सिर उठाया और मेरे चेहरे पर एक बेरहम मुस्कान थी। घबराओ मत, एक एक करके आओ, तुम सब मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो, मैंने दिमाग में सोचा और अपने स्पेस से एक मॉडिफाइड नेल गन बाहर निकाली। अगले 5 मिनट तक मैं गड्ढे के अंदर खड़ा होकर निशाना लगाता रहा, जैसे कोई टारगेट प्रैक्टिस हो। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं गहरे गड्ढे से बाहर निकला। मैंने सारी लाशों को चेक किया। किस्मत अच्छी थी, उन 7 कुत्तों ने मिलकर मुझे 3 कोर्स दिए। सिस्टम एक्सपीरियंस बार अब 45% तक पहुंच चुका था। कोर्स को सिस्टम स्पेस में फेंक कर मैं गार्ड हाउस की तरफ बढ़ा। अंदर कोई नहीं था, बस बिखरे हुए पैरों के निशान थे और दीवार पर नाखूनों से खुरच कर लिखी एक लाइन थी, जिंग बुफान, तुम इंतजार करना। लगता है इनमें जिंदा रहने की काफी तड़प है। मैंने हिकारत भरी हंसी हंसी। मुझे कोई डर नहीं था कि ये 2 कीड़े कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। इस अपोकलिप्स में जिंदा रहना अक्सर मरने से ज्यादा दर्दनाक होता है, खासकर उन 2 लोगों के लिए जो खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, लेकिन जिनकी किस्मत कागज से भी पतली है। जब वो ऑफिशियल शेल्टर चले ही गए हैं तो अब वहां की उन आशीर्वाद वाली जिंदगी का मजा लें। असल नर्क तो वही जगह है। मैं मुड़ा और मेरा साया उस बर्फीले तूफान में गायब हो गया। इस बार बाहर निकलने से मुझे सिर्फ अपनी कॉम्बैट पावर का ही अंदाजा नहीं हुआ, बल्कि एक बात और पक्की हो गई। इस दुनिया में जहां सारे नियम टूट चुके हैं, जब तक मेरे पास ताकत है, ये जगह मेरे लिए एक प्लेग्राउंड है। और मेरा अगला टारगेट शहर के बीचों बीच मौजूद फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल था। वहां सिर्फ ज़ॉम्बी ही नहीं है, बल्कि वो एंटीवायरस सिरम भी है, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। सिरम ज़ॉम्बी वायरस का इलाज तो नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआती दिनों में आम बुखार और इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए ये बहुत जरूरी है। उसी दौरान ईस्ट सिटी स्पोर्ट्स सेंटर को एक टेम्पररी शेल्टर में बदल दिया गया था। हजारों बचे हुए लोग दरवाजे पर भीड़ लगाए खड़े थे। रोने की आवाजें, गालियां और मदद की पुकारें सब एक में मिल गई थी। हथियारों से लैस सिपाही बहुत तनाव में ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। लाइन में खड़े रहो, अपना टेम्परेचर चेक करवाओ, जिनके शरीर पर घाव है उन्हें तुरंत अलग करो। सप्लाईज लिमिट में है, हर इंसान को दिन में सिर्फ 1 कटोरी दलिया मिलेगा। जिन्हें पेट भर खाना चाहिए वो सर्च एंड रेस्क्यू टीम में ज्वाइन करने के लिए नाम लिखवाएं। जिंग किंग और चेन यू भीड़ में बुरी हालत में खड़े थे। रुको, क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक सिपाही ने उन दोनों को लाइन तोड़ने से रोका। मैं एक अवेकनर हूं, मैं एक अवेकनर हूं। जिंग किंग को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो पागलों की तरह अपने हाथ हिलाने लगी और चिल्लाई, मेरे पास एबिलिटी है, मैं स्पेशल हूं, मुझे अंदर जाने दो, मुझे तुम्हारे कमांडर से मिलना है। अवेकनर? सिपाही हैरान रह गया। हालांकि ऊपर से ऑर्डर आया था कि स्पेशल एबिलिटीज वाले लोगों को अलग से छांटा जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोग झूठ बोलकर आने लगे थे। साबित करो, सिपाही ने रूखेपन से कहा। जिंग किंग ने गहरी सांस ली। अपनी कमजोरी और भूख से हो रहे चक्कर को बर्दाश्त करते हुए उसने सड़क के किनारे रखे एक भारी भरकम बैरिकेड पत्थर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। गायब हो जा। एक रोशनी चमकी और वो सैकड़ों किलो भारी पत्थर पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। आसपास की भीड़ में सन्नाटा छा गया। सिपाही की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया। बेस एंट्रेंस पर एक स्पेस टाइप नहीं, एक क्लियर टाइप अवेकनर मिली है, प्लीज इंस्ट्रक्शंस दे। 5 मिनट बाद जिंग किंग और चेन यू को एक गर्म ऑफिस में लाया गया। डेस्क के पीछे एक मिलिट्री कोट पहने अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसने जिंग किंग को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम्हारी एबिलिटी क्लियर करने की है? डायरेक्टर वैंग के हाथ में एक पेन था। तुम कितनी बड़ी चीज को क्लियर कर सकती हो? क्या तुम जिंदा इंसानों को क्लियर कर सकती हो? 2 मीटर तक की कोई भी चीज क्लियर की जा सकती है। जिंग किंग अब थोड़ा साफ बोल पा रही थी, क्योंकि उसे आखिरकार गर्मी मिल गई थी। मैं जिंदा इंसानों को भी मार